हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1.13 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज शोन एज बिलो। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal। तो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है? इसने 1 पास्कल इजिकल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये यहाँ पे बता दिया कि हमें अगर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रही है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करना है? पास्कल में, है ना। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 पास्कल के। ये कह रहा है मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे दे किस में रखा है इन्होंने? हमें मास जो दे रखा है वो किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है। तो कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर कैलकुलेट करना है, पी हमें कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि P इजिकल टू क्या होता है? F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। F इजिकल टू होता है mg, तो ये क्या हो गया? mg/A। अब यहां पर m हमें दे रखा है, g हमें पता है कि g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास इन्होंने क्योंकि किस में दे रखा है? ग्राम में, तो सीधे सीधे यूनिट कन्वर्जन का न्यूमेरिकल है। तो अगर हम इसे देखें तो मास अगर हमें इतना दे रखा है, कितना दे रखा है? 1034, और किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है, इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन ए क्या है यहाँ पे? क्योंकि ये कह रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसने वैल्यू भी किस में पूछी है? पास्कल में, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे कि पहले तो इसे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1034 इंटू 10⁻³ लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए डिवाइडेड बाई 1000, है ना। और इंटू, अभी ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻² मीटर पर स्क्वायर इंटू 9.8 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 10⁻² लिखेंगे, है ना। क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इजिकल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना हो गया? 10⁻² मीटर। तो 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1034 ऐसे भी लिख सकता हूँ अपॉन 1000। ये क्यों किया था? क्योंकि हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, इंटू 9.8, और यूँ ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ही, इंटू अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा? 10⁴। कितना हो जाएगा ये? नीचे होल स्क्वायर भी है ना, तो ये 10⁻⁴ था नीचे, तो अब क्या हो गया? ऊपर जाने पर 10⁴। अब ये 10⁴ से अगर ये 10⁻³ कह सकता हूँ इसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? ये
1034 इंटू 9.8 इंटू 10। ठीक, तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 1034 इंटू 98 कह सकता हूँ इसे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 101,332 101,332। अब अगर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखोगे तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिख सकते हैं इसे, 1 पॉइंट डेसिमल की, पता है साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं कि 1.01332 इंटू 10⁵। ठीक, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी, अब प्रेशर किस में आ जाएगा, पास्कल में। क्लियर, तो ये इसका आंसर होगा कि इतना प्रेशर जो है हमें, ये इतने ग्राम अगर कंपाउंड मिलाया गया है इतने सी लेवल में, तो इतना प्रेशर जो है वो पास्कल में लगेगा। सेम इसका सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है ना। ये 100 इंटू 100 आप समझ गए होंगे क्यों आया है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया होगा तो ऊपर जाने पर 10⁴ हो गया होगा ये। और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड रेज पावर -2 रेज टू -2। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इट इज डिफाइंड। मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है, सब जानते हैं। और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं मास को, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस, कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस है उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना पदार्थ वहां उपस्थित है, कितना मैटर वहां प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कह देंगे, उसका मास। ठीक, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीप्लीज। तो कुछ क्वांटिटी दे रखी है, जैसे माइक्रो 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, 1 डेका किसके इक्वल होता है ना। तो इनके आंसर सीधे सीधे हमने यहाँ दे रखे हैं, बस क्या कि 1 माइक्रो किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻⁶, डेका 10 के इक्वल, मेगा 10⁻⁶, गीगा 10⁻⁹ और फेम्टो 10⁻15। तो कुछ क्वांटिटीज आप लोग ये याद रख लीजिएगा, है ना। स्पेशली नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, माइक्रो और डेका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप दोनों न्यूमेरिकल आपको ये क्लियर हो गए। एक यूनिट कन्वर्जन का था सीधे सीधे, है ना, और एक क्या है यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज के लिए है कि आपको इनकी नीड पड़ेगी कि 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, 1 डेका किसके इक्वल होता है ना। तो ये नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऑलरेडी इस टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं, कि किसी डिजिट में कोई भी अगर आपको कोई डिजिट दे रखी है ना, जैसे 3.014, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 4, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में होते क्या हैं कि ऐसे फिगर या ऐसे नंबर्स जिनको कि जो कि मीनिंगफुल होते हैं और सर्टेनिटी को शो करते हैं, विच आर मीनिंगफुल विद सर्टेनिटी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई भी डिजिट आपको दे रखी है तो सर्टेनिटी को शो करने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं, हमने ऑलरेडी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ से देख लीजिएगा कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसी के बेस पर अभी हम कुछ आगे डिस्कस भी करेंगे। कुछ डिजिट को हमें सिग्निफिकेंट नंबर बताने हैं उसमें और कुछ को राउंड ऑफ करना है, तो उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। कि एक वाटर का आपके पास सैंपल है, ठीक है, और वो कंटामिनेटेड हो गया किससे, क्लोरोफॉर्म से। सपोज टू बी कार्सोजेनिक, कार्सिनोजेनिक इज नेचर, और ये कैसा है, कार्सिनोजेनिक है, ठीक, कैंसर उत्पन्न कर सकता है, कैंसर प्रोड्यूस करेगा।
द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाई मास। कितना है इसका लेवल? 15 ppm, पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 15 पार्ट तो किसका है? क्लोरोफॉर्म का, और बाकी का 10⁶ पार्ट किसका है? क्योंकि 1 मिलियन किसके इक्वल होता है? 10⁶ के। तो 10⁶ पार्ट किसके होंगे यहाँ? वाटर के, है ना, क्योंकि वाटर में ही तो कंटामिनेशन हुआ है। जो इम्प्योरिटी आई है वो किसकी आई है? क्लोरोफॉर्म की। किस में आई है? वाटर में। और कितने पार्ट में कितना है? 15 पार्ट है। किसमें? 10⁻16 पार्ट में। क्या क्या पूछ रहा है? एक्सप्रेस दिस इन प्रेजेंट बाय मास, मास के फॉर्म में हमें मास परसेंटेज एक तरह से हमें निकालनी है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, सॉरी प्रेजेंट बोला शायद मैंने, परसेंट बाई मास निकालना है हमें, परसेंटेज निकालनी है बाई मास। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो हमें पहले मास परसेंटेज निकालना है। तो अगर हमें इसका मास परसेंटेज निकालना है, तो किसी का भी मास परसेंटेज निकालना हो हमें, तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि जिसका हम निकाल रहे हैं उसका वेट अपॉन टोटल वेट। तो हमें पता है कि 10⁶ पार्ट में 15 पार्ट किसके हैं? क्लोरोफॉर्म के। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बचेगा? 10⁴, है ना। तो ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल होंगे, तो ये कितना बचेगा? 10⁴। 10⁴ ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻3, है ना। तो ये क्या हो गया? मास परसेंटेज हो गया। इतने परसेंट जो है क्या है? अब अगर हम टोटल को 100% माने तो उसमें से 1.5 इंटू 10⁻³ क्या है? क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। इतने परसेंट क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है 100% में। अब क्या पूछा है इसने? मोलेलिटी। क्या पूछा है इसने? मोलेलिटी पूछा है। मोलेलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। वेट या फिर मास कह सकते हो, ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक। अब सोल्यूट कौन है हमारा? जो कम क्वांटिटी में होता है या जो डिजोल्व हुआ है ना, उसी को हम सोल्यूट बोलते हैं। तो सोल्यूट कौन है हमारा? क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का कितना लिखना चाहिए, मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस 3 इंटू 35.5। तो ये कितना आ जाएगा? 110 के समथिंग ये आता है। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड करा रखा है आगे। तो सीधे सीधे बस फॉर्मूले में अब वेट ऑफ सॉल्वेंट रख दीजिएगा। कितना है? देखो 100% में से 1.5 इंटू 10⁻³ ये है। तो आपने वेट बाई वेट परसेंटेज, हमने थियोरेटिकल पोर्शन में भी कहा था कि अगर 1.5 इंटू 10⁻³ है किसमें? 100 में, तो 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम तो क्या हो जाएगा यहाँ? क्लोरोफॉर्म। और बाकी का रिमेनिंग 100 में से अगर इसे माइनस कर देंगे तो बाकी का क्या होगा? सोलवेंट। ठीक है। तो सोलवेंट का मास की भी हमें ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि सोल्यूट का जो मास है वो लगभग देखो 1.5 इंटू 10⁻³ क्या है? नेग्लिजिबल है। किसके कंपेयर में? 100% के कंपेयर में, है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ सोलवेंट भी कितना रख लेंगे? 100 ही रखेंगे। ठीक। हालांकि इतनी क्वांटिटी को जब आप 100 में से माइनस करोगे तो बहुत कम क्वांटिटी आएगी, 10⁻³ है क्योंकि, है ना। तो आप क्या करोगे? बस वेट ऑफ सोल्यूट रख दोगे। कितना था भाई? 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन मोलर मास रख देंगे आप इसका। एग्जैक्ट अभी देख लेंगे स्लाइड में, ऐड कर लेना इसका थोड़ा। कितना हो जाएगा ये? 112 कर लेना इसको। क्या होगा ये?
चलो इसका एग्जैक्ट देख लेते हैं आगे, वरना ऐड करने में टाइम लगेगा। हाँ, 119.36 आएगा। कितना आएगा? 119.36। तो इस तरह से इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया और ये आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी इसकी। यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻³ क्या हो गया? वेट ऑफ सोल्यूट 1000। ये क्या हो गया? मोलर मास। और 100 क्या है? ये वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक, और मैंने बता दिया 100 ही क्यों रख दिया एज इट, क्यों? क्योंकि सोल्यूट का मास नेग्लिजिबल है किसके कंपेयर में? सोलवेंट के मास के कंपेयर में। सोलवेंट का कितना है? 100 ग्राम, है ना। तो इसीलिए बस इसको नेग्लिजिबल है तो इसको अप्रोक्स 100 ही मान लेंगे यहाँ पे, वरना हमें क्या लिखना पड़ता अगर हमें सोलवेंट का मास निकालना होता तो, क्योंकि टोटल कितना था? 100 माइनस 1.5 इंटू 10⁻³ तो ये अप्रोक्स 100 ही आएगा, है ना। तो इसीलिए 100 लिख लिया और ये वैल्यू आई है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, तो इसका आंसर ये हो गया। तो सीधे सीधे था, बस मोलेलिटी पूछ ली थी। इस तरह के न्यूमेरिकल काफ़ी पूछते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। 11th क्लास में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछता है इस तरह के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमें इनको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमें पता है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं? n इंटू 10⁻, या कोई भी पावर लगा लो, m लगा लो, है ना। और n का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर कोई नॉन जीरो डिजिट होगी 1 से लेकर के 9 तक, है ना। तो इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। ये हमने भी थियोरेटिकल पोर्शन में इसे भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या दिख रही है आपको? 4। डेसिमल कितने पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है? 3 पॉइंट। तो क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻³ ऐसे ही 2, 3, 4, 000। तो हमें नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट क्या दिख रही है? 2। तो हमें डेसिमल बस कहाँ लगाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे आपको डेसिमल करना है। अब कितने पॉइंट यहाँ पर आप जाओगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पॉइंट किधर गए? लेफ्ट साइड। तो क्या हो गया? ये 10⁻5। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तो आ जाएगा आपको कि नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट कौन है? 8। तो कितने पॉइंट यहाँ पर जा रहे हो आप लेफ्ट साइड? 1, 2, 3, है ना। तो क्या हो गया? 10⁻3। तो ये इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं किसी भी वैल्यू को। ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में था, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नॉन जीरो डिजिट के बाद में डेसिमल है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हमने देखना बता रखा है। कैसे देखते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर? उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल था? किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर जीरो है, जैसे 2 और 5 क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट साइड में कुछ जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो पहले में देखो, फर्स्ट में कितने हो गए यहाँ पे? 2। अब ऐसे ही सेकंड में, अब 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ सबको काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो गए इसमें? 3। नेक्स्ट ये देखिए, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं, तो यहाँ कितने हो गए इसमें? 4। ऐसे ही इसमें देखिएगा 1, 2, 3। और इसमें ये होता है कि क्या कि अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है और डेसिमल नहीं है, संख्या में, नंबर में डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल ना होने के केस में फिर राइट साइड आए हुए जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो इसीलिए देखिएगा 1, 2, 6, 3 जीरो और है ये, इनको हमने काउंट नहीं किया। केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे? 3। ऐसे ही 1, 0, 0, 0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? केवल 1। तो राइट साइड आए हुए जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। बस कंडीशन क्या है कि नंबर में क्या नहीं होना चाहिए? डेसिमल नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए, राइट साइड भी जीरो आया है लेकिन इसमें क्या है? डेसिमल है। डेसिमल आते ही उसमें हम किस में काउंट करते हैं? उसको सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो गए, है ना। तो डेसिमल आते ही राइट साइड वाले जीरो क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। और डेसिमल आते ही लेफ्ट साइड वाले जितने भी जीरो होंगे वो सब कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे ये है, डेसिमल आए ना आए, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होंगे वो हमेशा किस में काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5।
है ना। तो देखो एक ये वाला केस है कि इसमें डेसिमल है, और एक ही वाला केस है इसमें डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल आओ ना हो, जीरो अगर बीच में है नॉन जीरो डिजिट के, तो उसे ऑलवेज हम किस में काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है राउंड अप फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसे हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है ना। तो इसके लिए क्या रूल होता है, इसके लिए अगर हमें 3 डिजिट तक किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हमें राउंड ऑफ करना है, जैसे हमारे पास ये डिजिट है, अगर हमें इसे 3 तक करना है, अभी टोटल कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन कितने तक राउंड ऑफ करना था, केवल 3 तक। तो उस सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करने के लिए हमने एक रूल भी बताया था कि जिस डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, जैसे हमें कितने तक करना था यहाँ पे 3 तक, तो लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट जो, जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे ये हो गए, उसके जो बाद वाली डिजिट है अगर वो 5 से कम है, देखिए ये क्या है 1 है यहाँ, तो 1 क्या है 5 से कम है, तो उससे जो पहले वाली डिजिट थी उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर इस डिजिट की वैल्यू, जैसे कि आप किस केस में देखेंगे, अभी नेक्स्ट केस में देखेंगे, तो अगर ये वैल्यू 5 से सपोज ज़्यादा आ जाए, जैसे यहाँ 7 होता, 6 होता, 8 होता, तो फिर उससे नेक्स्ट वाली डिजिट में 1 क्या कर देते हैं, हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, है ना। बात समझ में आ गई होगी। अगर ये 5 है, अगर ये डिजिट जहाँ ये 1 लिखा हुआ ना, एग्जैक्ट अगर 5 होती, तो अब देखते हैं कि 5 से जो पहली वाली डिजिट है वो अगर इवन है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर ये डिजिट 5 है और उससे पहली वाली डिजिट ओड होती है ना, अगर इससे पहली वाली डिजिट इवन है तो किसी तरह का कोई एडिशन नहीं करेंगे। अगर ये डिजिट 5 है, ये वाली है ना, जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना था वो वाली डिजिट अगर 5 है और उससे पहली वाली डिजिट जैसे ये है 2 है ना, यहाँ अगर ये माना 3 होता, 5 होता, अगर ये ओड नंबर में होता तो उसमें क्या कर देते हम 1 इंक्रीज कर देते, ऐड कर देते। तो इसके लिए ये रूल होते हैं। तो आई होप ये रूल समझ में आ गए होंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है ये थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो चलिए इसको अब कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या होगा बताइए, अब 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ना, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है इसमें 3 डिजिट तक, तो इसके बाद वाली डिजिट 5 से कम है, तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ तक आइए, इसमें कितने, पहली बात तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, लेकिन हमें 3 तक करना है, तो 3 तक यहाँ तक है। अब इसके बाद वाली डिजिट 5 से कम है, तो 5 से कम है तो उससे पहली वाली डिजिट में कोई ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास सपोज ये है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट में है नहीं दोनों, ये 1 2 3, हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, केवल 3 तक, यहाँ तक करना है ना। तो यहाँ तक करना है, तो अब इस वाली डिजिट के बाद कौन आ रहा है 7, 7 क्या है 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 ना होकर के कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू इसमें क्या हो गई, ऐड हो गई, है ना। तो जब ये 10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, तो 4 6 0 हो जाएगा। तो 9 की जगह एक अगर हम ऐड करेंगे तो 10 अगर हो तो 10 के बाद ये 59 से क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 2808, अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, 4 है, लेकिन राउंड ऑफ कितने तक करना है, 3 तक। अब 0 के बाद क्या आया है, 8 आया है, 8 क्या है 5 से ज़्यादा है। अब 5 से अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, आगे एक ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और भी ट्रेरी हमें पता है, 1 के बाद फिर हम क्या एज्यूम कर लेंगे 0, क्योंकि हमें पता है ये डिजिट भी कितने की थी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर की। तो हम शुरू में तो इसे भी हम 4 में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बाद में
हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे बस अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ऑलरेडी 3, तो 2 8 1। वैसे भी लास्ट में आया हुआ 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 8 1, है ना। तो ये था। नेक्स्ट है द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। तो ये कह रहे हैं कि मास ऑफ डाई नाइट्रोजन दे रखा है, मास ऑफ डाई ऑक्सीजन दे रखा है, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, N2 और O2 डिफरेंट रेशियो में कर रही हैं। इनके मास देखो डिफरेंट यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। कौन पहला तो पूछ रखा है ये Which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data। तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखे हैं ये यहाँ कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि हमने लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो हमने लॉ पढ़े हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसमें पूछ रहा कौन सा इसमें अप्लाई होगा। तो देख लेते हैं 14 ग्राम नाइट्रोजन, ये कह रहे हैं नाइट्रोजन का 14 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो नाइट्रोजन का 14 ग्राम है, मतलब क्या होगा, एक नाइट्रोजन होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16 है, तो ऑक्सीजन भी किस में होगी, एलिमेंटल फॉर्म में होगी। तो ये क्या बना रहे हैं, दोनों मिल करके NO बनाएंगे, है ना। अब नाइट्रोजन 14 ग्राम है, 14 ग्राम है तो नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में होगी, प्लस ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, तो ऑक्सीजन किस में होगी, मोलिकुलर स्टेट में होगी, मतलब O2 के फॉर्म में होगी, या कह लो 2 ऑक्सीजन एलिमेंट होंगे, तो क्या बना लेंगे वो मिल करके NO2। अब ये कह रहे हैं नाइट्रोजन का 28 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर N2 के फॉर्म में होगी नाइट्रोजन, प्लस ऑक्सीजन किसके फॉर्म में होगी, O2 के फॉर्म में, और क्या बना लेंगे N2O2 बना लेंगे ये, है ना। और अब कह रहे हैं 28 ग्राम है, तो एक का 14 होता है, दो का कितना हो गया 28, और उसके साथ कंबाइन हो रहा है 80 ग्राम। तो 80 ग्राम का मीनिंग क्या हो गया कि ऑक्सीजन के कितने एटम है 5, ऑक्सीजन के कितने एटम है 5, तो क्या बन रहा है N2O5। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होकर के NO, NO2, N2O2, N2O5 बना रहे हैं। ये कुछ डेटा दिए गए, तो ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें कि एक एलिमेंट का जो मास है वो लगातार क्या हो रहा है, एक होल नंबर में इंक्रीज हो रहा है। जैसे देखो 16 था, कितना हो गया 32 के बाद ये भी 32 है, ये 80 है। तो इनका अगर हम होल नंबर में इन्हें कन्वर्ट करें तो इनका जो रेशियो आ जाएगा 1:2:2:5। तो एक होल नंबर में इंक्रीज हो रहा है। तो ये लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ कि जैसे ही एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट रिएक्ट करता जाता है, तो उनका जो दूसरा जो एलिमेंट होता है रिएक्ट करने वाला, उसका जो मास है वो एक होल नंबर में इंक्रीज होता है। देखिएगा द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा ओबे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, देन द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये कह रहा है कि जो दूसरा कंबाइन होने वाला जो एलिमेंट है, कौन है दूसरा कंबाइन होने वाला एलिमेंट, डाई ऑक्सीजन, है ना। तो ये एक सिंपल रेशियो में इसका मास बढ़ता जा रहा है, या कह लो होल नंबर में इनका मास जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है, इसी का सेकंड पार्ट बचा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। तो कुछ यूनिट कन्वर्जन है ये। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर एंड हाउ मच पिकोमीटर। तो इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दे ही रखा है। क्या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁶ मिलीमीटर और
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻15 पिकोमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 kg, और ये क्या है, नैनोग्राम। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ थी, इनको याद रख लेंगे कि किस में कितना अमाउंट होता है ना, पिकोमीटर में, डेसीमीटर में, लीटर में, है ना। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, उनका कन्वर्जन था। नेक्स्ट है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है वो कह रहे हैं 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2.0 नैनो सेकेंड। तो बस यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा सा खेल है इसमें। न्यूमेरिकल में स्पीड ऑफ लाइट दे रखी थी, ये हमें नोन भी है ये क्वांटिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस ये नैनो सेकेंड में दे रखा था, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमें दे रखी है, टाइम हमें दे रखा था, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। और या कह सकते हो साइंटिफिक नोटेशन, वैसे ये वैल्यू ठीक थी, यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इतने मीटर जो है डिस्टेंस कवर की होगी लाइट ने, कितने टाइम में, 2 नैनो सेकेंड में। ठीक है, तो नैनो सेकेंड को बस किस में कन्वर्ट करना था, सेकेंड में कन्वर्ट करना था। और वो ऑलरेडी हमने यूनिट में देख लिया था, क्या, जैसे लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने यूनिट में देख लिया था कि 1 नैनो सेकेंड किसके इक्वल होगा, 10⁻�9 सेकेंड के। तो सिंपल सा वैसे एक यूनिट कन्वर्जन का था, बाकी तो नॉर्मल फॉर्मूला लगा था डिस्टेंस का, क्या रिलेशन होता है स्पीड और टाइम के साथ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट है, और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, चाहे होम एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, तो क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। कह रहे हैं कि एक रिएक्शन हो रही है किस किस के बीच में, A प्लस B2 एरो AB2। अब A क्या है, यहाँ एटम के फॉर्म में है, यानी कि A का 1 एटम रिएक्ट कर रहा है B के 1 मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे कह सकते हो, है ना। B के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है A का 1 एटम, और क्या बन रहा है, AB2 बन रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, या कौन इसमें एक्सेस में है। तो ये पहचानना है, या तो ये पहचान लो कि एक्सेस में कौन है, तो जो एक्सेस में वो तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा नहीं, जो कम अमाउंट में होगा या जिससे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिसाइड होती है वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने काफ़ी अच्छे से थ्योरेटिकल लेक्चर जो इस चैप्टर के थे उसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो ज़रूर देख लें एक बार। जिस स्टूडेंट ने अभी तक थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तब आपके लिए इजी भी होगा, है ना। तो वहाँ पे भी हमने सभी का एक एक एग्जाम्पल ज़रूर करा रखा है। तो आप देखिएगा, यहाँ कह रहे हैं कि 300 एटम ऑफ A दे रखा है हमें, और 200 मॉलिक्यूल ऑफ B। अब हमें पता है A का 1 एटम B के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो 200 मॉलिक्यूल के लिए कितने एटम की नीड होगी, 200 एटम की नीड होगी। लेकिन इन्होंने दे रखा है कि 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी के लिए दे कितने रखे हैं, 300 एटम रखे हैं। तो 100 एटम क्या है यहाँ पर, एक्सेस में हो गए। तो अब इसीलिए यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, बी, या ये कह लो रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो कौन डिसाइड करेगा, बी डिसाइड करेगा, क्योंकि बी क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ए का 1 एटम बी के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो वही सीधी सी बात है 200 मॉलिक्यूल हमें बी के दे रखे हैं 200, तो ए के कितनी एटम की नीड होगी, 200 एटम की। तो 100 एटम हमारे पास ए के एक्सेस में है, इसका मतलब बी क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट।
सेकंड में कह रहे हैं 2 मोल ऑफ ए दे रखा है, अब 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी। अगर हम देखें तो ए का 1 मोल, अब इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ 1 हो गया, और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ 1 हो गया। अब हमें पता है क्योंकि ए का 1 मोल बी के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक, तो 2 मोल के लिए, ए के 2 मोल के लिए बी के कितने मोल की नीड होगी भाई, 2 मोल की नीड होगी हमें बस रिएक्शन के लिए। तो इसका मतलब कौन एक्सेस में है, अब बी एक्सेस में है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ए हो गया। तो इसलिए सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए क्या होगा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो गया होगा आई होप। एक बार और बता देता हूँ क्या, क्योंकि 1 मोल ए का रिएक्ट कर रहा है बी के 1 मोल के साथ, तो हमें दे रखा है ए के 2 मोल, तो ए के 2 मोल को रिएक्ट करने के लिए बी के 2 मोल की नीड होगी, लेकिन बी के कितने दे रखे हैं हमें 3 मोल, तो 3 बी मोल क्या है, बी क्या है हमारे पास एक्सेस में है, तो जो एक्सेस में होता है वो तो लिमिटिंग रिएजेंट होता नहीं है, तो कौन सा होगा ए। 100 एटम ऑफ ए 100 मोलिक्यूल ऑफ बी, तो इस कंडीशन में क्या लग रहा है देखने में, देखो क्योंकि हमें पता है एक एटम 1 मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो 100 एटम किसके साथ करेंगे, 100 मोलिक्यूल के साथ। इसका मतलब तीसरे केस में यहाँ तो कौन था, ए था लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, कौन से केस में, थर्ड केस में, क्योंकि 100 एटम के लिए 100 मोलिक्यूल ही रिक्वायर्ड होंगे, तो इसलिए यहाँ पे नो लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट है 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी। अब हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, अब ये भी बात की है हमने 1 मोल के साथ, तो 2.5 मोल के लिए बी के 2.5 मोल के लिए ए के कितने मोल की नीड होगी, 2.5 मोल की, है ना। लेकिन हमें दे कितने रखे हैं, ए के कितने दे रखे हैं 5 मोल, तो ए क्या हो गया यहाँ एक्सेस में हो गया, ए क्या हो गया यहाँ EXCESS एक्सेस में हो गया। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, बी। अब इसका जस्ट रिवर्स कर दिया, है ना। अब बी ए के 2.5 मोल के लिए बी के भी कितने मोल की नीड होगी, 2.5 मोल की, तो अब एक्सेस में कौन हो गया, ये तो एक्सेस में हो गया, ठीक, ये तो एक्सेस में हो गया। इधर कौन था एक्सेस में, ए था एक्सेस में, तो ये था क्या यहाँ पे बी लिमिटिंग रिएजेंट, तो अब इसमें कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ए। तो जिसका अमाउंट कम है वो क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, जो एक्सेस में है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है, चेक कर लीजिएगा, ठीक। आगे कह रहे हैं डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन मीन्स N2 एंड H2 रिएक्ट विद ईच अदर, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अमोनिया, 2 मोलिक्यूल बन रहे हैं अमोनिया के, 2 मोल बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। क्या कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। या इसे सिंपली अगर कहो तो कितना लिख सकते हो इसे, 2000 ग्राम, 10³ का मतलब यही तो हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये कितना हो गया 1000 ग्राम, सिंपली समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, कब, जब 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी किसके साथ, 1000 ग्राम नाइट्रोजन के साथ। फिर क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या इस अमाउंट में अगर आपको डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन दे रखी है तो क्या इनमें से किसी का अमाउंट शेष बचेगा, मतलब कोई एक्सेस में होगा, नाइट्रोजन में से और हाइड्रोजन में से कोई एक्सेस में बचेगा। तो इसके लिए हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट का भी पता करना पड़ेगा कि हाँ कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन नहीं है, तभी तो हम एक्सेस को बता पाएंगे। थर्ड कह रहा इफ यस, कि अगर कोई एक्सेस में है, विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, कि अगर कोई एक्सेस में है तो उसका मास कितना होगा, कितना शेष बचेगा। तो अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को जनरली इस वे में लिख रहे हैं तो हम इससे क्या चीज़ समझ पा रहे हैं
कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की नीड होगी, और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये ग्राम में अगर बात करें, क्योंकि हमें यहाँ अमाउंट किस में दे रखा है इन्होंने ग्राम में, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम से, और कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि नाइट्रोजन 2000 ग्राम नाइट्रोजन अगर हमें दे रखी है तो हाइड्रोजन के कितने अमाउंट से वो रिएक्ट कर लेगा। सिंस 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बात समझ में आ रही है, क्योंकि 28 ग्राम किससे रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम से। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। So 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 6/28 इंटू 2000 ग्राम, और कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए हाइड्रोजन का कितना अमाउंट नीड है, 428.57, लेकिन दे कितना रखा था, 1000 ग्राम। तो एक्सेस में कितना हो गया, 1000 माइनस 428.57, ठीक। और वो कितना निकल करके आ रहा है, एक तरह से ये तीसरा वाला यहीं पे सोल्व हो गया कि 571.43 ग्राम हाइड्रोजन किस में है, एक्सेस में है। अब जब ये एक्सेस में है, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। क्योंकि 2000 ग्राम के लिए केवल कितने की नीड हो रही है, 428.57 ग्राम की नीड हो रही है हाइड्रोजन की। दे कितना रखा था, 1000 ग्राम। तो ये कितना हो गया अमाउंट एक्सेस में। तो जो एक्सेस में है मोलिक्यूल, तो वो तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा नहीं, तो कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन, ठीक। तो ये कह रहे हैं सिंस हाइड्रोजन इज इन एक्सेस सो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन लिमिट द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। तो किस पे डिपेंड करेगा, अब नाइट्रोजन के मास पे डिपेंड करेगा, किसका प्रोडक्शन, अमोनिया का प्रोडक्शन। सिंस 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया। हम सीधे सीधे भी कर सकते थे क्योंकि इस न्यूमेरिकल को, लेकिन हमें लास्ट में क्योंकि ये पूछा था कौन एक्सेस में होगा, तो फिर हमें लिमिटिंग रिएजेंट को भी यहाँ पे निकालना पड़ा, वरना हम सीधे सीधे कर सकते थे, यार 28 ग्राम प्रोड्यूस करता है 34 ग्राम अमोनिया, तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा, 34/28 इंटू 2000, है ना। तो इतने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगा, तो हम बस इतने से भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, है ना। लेकिन हमें लिमिटिंग रिएजेंट किस के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट की नीड किस लिए हुई है कि कितना एक्सेस में हो, कौन होगा और कितना होगा, है ना। हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड बिकॉज इट इज इन एक्सेस, और वो कैसे पता चला हमें, क्योंकि 1000 ग्राम हमें दे रखा था, लेकिन नीड कितनी थी, केवल 428.57 ग्राम की। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था, है ना। इस तरह के न्यूमेरिकल के चांसेस काफ़ी होते हैं, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट बना लीजिए, ठीक। नेक्स्ट, हाउ आर 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोलर सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट। ये कह रहे हैं कि इन दोनों, अगर आपको कभी 0.05 मोल, ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन दिया है कि अगर आपको 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट दे रखा है और आपको 0.5 m सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, तो इससे क्या मतलब समझेंगे आप। तो इसका मतलब क्या है कि यार 0.5 मोल या हाफ मोल आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सीधे सीधे अगर मैं बताऊं तो, है ना। अब सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल किसके बराबर होगा, तो वो उसका मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो कितना आएगा, सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाता है 106 ग्राम। तो सीधी सी बात है यार, 1 मोल बराबर कितने होगा, 106 ग्राम। तो हाफ मोल किसके बराबर होगा, इसका हाफ कर दो फिर, और क्या हो गया, बस कितना हो गया, 53 ग्राम के इक्वल। तो ये इसका मतलब क्या है कि 0.5 मोल अगर आपके पास है, इसका मतलब जितना इसका मोलर मास है उसका हाफ आपके पास वो अमाउंट उसका प्रेजेंट है।
अब बात आती है कि 0.5 मोलर सोडियम कार्बोनेट, तो इसका इस समय इसकी मोलरिटी के टर्म में दे रखा है। तो मोलरिटी हम जानते हैं, मोलरिटी क्या होती है, कितने मोल डिजोल्व हैं पर लीटर ऑफ वॉल्यूम में, है ना। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में किसी सॉल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हैं, तो हमें पता है 0.5 मोल किसके बराबर है, 53 ग्राम के। तो हम क्या कह सकते हैं कि 50 ग्राम, कितना, 50 ग्राम डिजोल्व है किसमें, 1 लीटर में। या ऐसे कह लो 0.5 मोल डिजोल्व हैं, क्योंकि n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इस बार कितना दे रखा है इन्होंने, 0.5। मोलरिटी का मतलब यही तो होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 0.5 मोल डिजोल्व है कितने में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। या कह लो 53 ग्राम डिजोल्व है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो पढ़ लीजिए इसको, सिंस 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का मतलब है 106 ग्राम, तो 0.5 मोल का मतलब कितना हो गया, 0.5 इंटू 106, 53 ग्राम। 0.5 मोल मोलरिटी, या ये कह लो m का मतलब यहाँ क्या है, मोलरिटी। सोडियम कार्बोनेट मीन्स 0.5 मोल, मतलब कितने ग्राम के बराबर है, 53 ग्राम के। इसका मतलब क्या है, दैट इज 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का था कि क्या डिफरेंस है, मोल के फॉर्म में दे रखा हो और मोलरिटी के फॉर्म में दे रखा हो। नेक्स्ट, if 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volume of dihydrogen gas, how many volume of water vapor would be produced? तो ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल इक्वेशन है, डाईहाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2H2O बनाता है। तो हमें यह साफ साफ दिख रहा है, हमने क्या है यहाँ पर, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के हैं, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है। देखिएगा इसका हमने बताया था कि जितने इसका कोफिशिएंट होता है उसी को हम क्या मानते हैं, उसका वॉल्यूम। किसके केस में, अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेज में हो या किस फिजिकल स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में, तो वहाँ पे हम मोल ना लिख करके फिर किसके टर्म में बात करते हैं, वॉल्यूम के टर्म में। तो हमें पता है 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है और 2 वॉल्यूम क्या प्रोड्यूस होता है, H2O वेपर। तो ये कह रहा है कि 10 वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, कि 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने पर किसके साथ, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर कितने वॉल्यूम वेपर प्रोड्यूस होगी। तो 10 वॉल्यूम ही यहाँ पे वेपर प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है, अब यहाँ पे कितना मान लिया इन्होंने, अब 10, और यहाँ पे कितना हो गया 5, तो ये भी कितना प्रोड्यूस होगा 10, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये वॉल्यूम के टर्म में एक बेसिक कंसेप्ट को आपसे पूछा है कि जैसे हम मोल कंसेप्ट को हम देखते हैं कि अगर आपके यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे तो कितने मोल हैं, यहाँ पर इसके 2 मोल है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, कुछ नहीं दे रखा, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 मोल है। तो 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, और 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। सेम वॉल्यूम के टर्म में भी हम इसी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर आपको गैसियस रिएक्टेंट दे रखे हैं तो वॉल्यूम के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। तो 28.7 पिकोमीटर, अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। बेसिक यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की मीटर। तो 1 पिकोमीटर हमें पता है 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, तो बस 28.7 पिकोमीटर किसके इक्वल हो गया, 10⁻12। तो ऐसे ही आप इसको देख लेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल को कहाँ ले गए, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड लेने पे पावर यहाँ क्या हो गई, एक इंक्रीज हो गई, -12 से क्या हो गया, -11 हो गई। वैल्यू तो बढ़ गई ना, इधर वैल्यू बढ़ी है तो इधर घट गई, ऐसे देख लिया करो चाहे। 15.15 पिकोमीटर, तो वही है, पिकोमीटर कितने के इक्वल होगा, -12 मीटर के। तो 1.15
15 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया। तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप पढ़ते भी आ रहे हो। ऐसे ही लास्ट था ये 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 किलोग्राम के इक्वल होता है, क्योंकि तो इतने मिलीग्राम किसके इक्वल होगा, 10⁻6 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो 1 2 3 4 कितने डिजिट, 4 डिजिट अगर इधर जाएगा तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, 10⁻6 से कितना हो गया, 10⁻2। फिर ऐसे देख लिया करो कि हाँ ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, -6 से -2 बड़ा है तो ये वाली क्या हुई है, देखो पॉइंट में आ गया ना, तो डिक्रीज हुई है। और सिंपल सा तरीका है, माइनस में है अगर पावर और अगर आप कहाँ चल रहे हो, लेफ्ट साइड चल रहे हो, तो यहाँ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिजिट, वैल्यू नहीं डिजिट। तो इस तरह से देख लिया करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हम इसमें सॉल्व कर चुके हैं। थोड़ा सेशन बड़ा हो गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो में कवर हो जाए, तो इसी वजह से हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल को कवर कर ले रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस करते रहिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, चाहे वो नीट वगैरह में पूछे गए हों या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हों। ज़रूर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। फिर आप कहीं भी किसी भी लेवल पे आ जाएं उनको सॉल्व कर लेंगे। मेन होता है बेसिक कंसेप्ट अगर आपके ठीक हो रहे हैं। चलिए बेटा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।